बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़, साउंड। आवाज़ का लफ्ज़ इस शेर में इस्तेमाल हुआ है। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। अल्फाज तो वही होते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही अल्फाज जब साइंस में हम इस्तेमाल करते हैं तो मखसूस अल्फाज के साथ उनकी तारीफ़ करते हैं और उनका फ़हम हासिल करते हैं। चंद इस्तिलाहात। इस बाब में जो इस्तिलाहात और मुश्किल अल्फाज हम पढ़ेंगे उनके मानी कुछ इस तरह से है। पहला है मीडियम। मीडियम का मतलब वास्ता, यानी वो वास्ता जिसमें से आवाज़ गुजरती है। दूसरा प्रोपेगेशन, इशाअत, आवाज़ का फैलाव। वेवलेंथ, तूल मौज, मौज की लंबाई। टाइम पीरियड, दौरी वक्फा, मौज का वक्फा या एक दौर मुकम्मल करने का वक्फा। पिच, तीखापन, जिस आवाज़ में तीखापन ज़्यादा हो उसकी पिच ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी, शिद्दत, आवाज़ की शिद्दत यानी। वेव, मौज। तौज़ीहुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात की तौज़ीह, वजाहत। पहली है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है फराज, उठान, उचान, मौज का उभरा हुआ हिस्सा। और दूसरा ट्रफ, नशेब, निचला हिस्सा, मौज का नीचे वाला हिस्सा। और तीसरा है इको, बाज़गश्त, आवाज़ का दोबारा किसी चीज़ से टकरा के आना। एकॉस्टिक्स, सौतियात, यानी वो इल्म जो आवाज़ से मुतल्लिक हो, सौत से मुतल्लिक हो, सौतियात। और नंबर 5 ट्यूनिंग फोर्क, दो शाखा। सांगी, जिसकी दो शाखें हों, आवाज़ पैदा करने वाला ऐसा आला जो दो शाखों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 6 कंप्रेशन, दबाव या तकसीफ, कसीफ होना आवाज़ का, वास्ते का दबाव ज़्यादा बढ़ना या कसीफ होना। तौज़ीहुल इस्तिलाहात। पहली है रेयरफेक्शन, खौलाओ, तलतीफ़, लताफत बढ़ना, लतीफ़ हो जाना मौजों का, वास्ते का खुल जाना, वास्ते के ज़र्रात का दूर दूर हो जाना, खौलाओ पैदा हो जाना या लतीफ़ हो जाना, वास्ते का हल्का हो जाना। तो रेयरफेक्शन, खौलाओ या तलतीफ़। और दूसरा है इंटरफेरेंस, मुदाखलत, तदाखुल, तदाखुल या मुदाखलत, एक मौज का दूसरी मौज के साथ तदाखुल होना या एक मौज का दूसरी मौज में मुदाखलत पैदा करना। रेजोनेंस, गुमंग, हम आहंगी। और नंबर 4 ट्रांसवर्स वेव्स, अर्जी मौजें। और नंबर 5 लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, तूली मौजें। और नंबर 6 एम्पलीट्यूड, हैता, इंतहाई बुलंदी, मौज कितनी इंतहाई बुलंदी तक ऊपर की तरफ जाती है और कितनी इंतहाई बुलंदी तक नीचे की तरफ जाती है। तो मरकज़ी लाइन से ऊपर का फासला या फिर मरकज़ी लाइन से मौज का इंतहाई फासला नीचे की तरफ, ये कहलाता है हैता। इहाता से ये निकला है लफ्ज़, या फिर इंतहाई बुलंदी भी हम कह सकते हैं। तौज़ीहुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात की तौज़ीह। पहली है सरफेस वेव्स, सतही मौजें, जाहिर बात है पानी की सतह के ऊपर जो मौजें पैदा होती हैं। और नंबर 2 प्राइमरी वेव्स, इब्तदाई मौजें। नंबर 3 सेकेंडरी वेव्स, सानवी मौजें, जो प्राइमरी मौजों से पैदा होती हैं। और नंबर 4 डेंसर मीडियम, कसीफ वास्ता, वो वास्ता जिसमें वास्ते के मालिक्यूल या सालमात करीब करीब हों, जिसकी कसाफत ज़्यादा हो। और नंबर 5 रेयर मीडियम, लतीफ़ वास्ता या हल्का वास्ता। और नंबर 6 वाइब्रेशंस, इर्तियाशात, थरथराहटें, हुलारे, हुलूने वगैरह। आवाज़, साउंड। आवाज़ की अब हम तारीफ़ करते हैं। किसी थरथराती हुई चीज़ का कानों पर एहसास आवाज़ कहलाता है। देखें, बड़ी आसान सी तारीफ़ है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की आवाज़ हम तक आ रही है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ थरथरा रही है, वहाँ से कुछ मौजें पैदा हो रही हैं और हवा से वो मौजें हवा से गुज़रती हुई हमारे कानों के ऊपर पड़ती हैं। हमारे कानों पर जो उस थरथराती हुई चीज़ का एहसास पैदा हो रहा है उसे हम आवाज़ का नाम देते हैं। अंग्रेज़ी में भी मैंने लिख दिया है, सेंसेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस्ड ऑन एयर इज़ कॉल्ड साउंड। सेंसेशन, एहसास,
वाइब्रेटिंग बॉडी, मुर्तइश जिस्म, थरथराता हुआ जिस्म। आवाज़ की इशाअत के लवाजमात, यानी आवाज़ की इशाअत के लिए, आवाज़ को फैलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ थरथराता हुआ जिस्म, वाइब्रेटिंग बॉडी। आवाज़ की इशाअत के लिए थरथराता हुआ जिस्म ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ वास्ता, जिस वास्ते में से गुज़र के आवाज़ की लहरें एक जगह से दूसरी जगह जाएं। और तीसरी चीज़ है वसूल कुनिंदा या कान, रिसीवर। थरथराता हुआ जिस्म, वास्ता और वसूल कुनिंदा या कान, तीन चीज़ें आवाज़ की इशाअत के लिए ज़रूरी हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक पर्दा, कोई चीज़ थरथरा रही है और थरथराने से फ़िज़ा में मौजें पैदा हो रही हैं। दबाव और खौलाव की वजह से वास्ते कभी दबता है कभी खुलता है, तो इससे जो मौजें पैदा होती हैं वो सफ़र करते करते लहरों की सूरत में आदमी के कान के साथ टकराती हैं। तो इस तरह आवाज़ की इशाअत होती है। आवाज़ की हैयत, नेचर ऑफ साउंड, यानी आवाज़ की मौजें कैसी मौजें होती हैं। आवाज़ की मौजें तूली मौजें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, तूल के रुख चलती हैं, लंबाई के रुख चलती हैं। ये मौजें दबाव, कंप्रेशंस और खौलाव, रेयरफेक्शन पर मुश्तमिल होती हैं। ये चूंकि हवा में से वास्ते में से चलती हैं, तो वास्ते के ज़र्रात कभी दबते हैं और कभी खुलते हैं। यही दबाव और खौलाव का एहसास जब कानों पर पड़ता है तो आवाज़ का एहसास होता है। जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, देखें, गौर करें। जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे मुंह से कुछ अल्फाज ऐसे निकलते हैं जिनकी वजह से हमारे सामने वाली हवा के मालिक्यूल दब जाते हैं, दबाव पैदा होता है, कंप्रेशंस पैदा होता है। और कुछ अल्फाज हमारे मुंह से ऐसे निकलते हैं जिनसे हमारे सामने वाली हवा के मालिक्यूल खुल जाते हैं, खौलाव पैदा हो जाता है। तो इसी तरह हमारे जो अल्फाज हैं दबाव और खौलाव के ज़रिए हमसे जो सुनने वाला है वहाँ तक पहुँचते हैं। इसी तरह दबाव और खौलाव के ज़रिए आवाज़ की इशाअत होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं ना, तो तीन चीज़ें जो हैं वो आवाज़ की इशाअत के लिए ज़रूरी है। थरथराता हुआ जिस्म, वो तो हमारी आवाज़, हमारा मुंह है, ज़बान है, ख़ास अंदाज से हिलती है, थरथराती है। और उसके साथ कुछ दूसरे आज़ा भी थरथराते हैं तो आवाज़ निकलती है। फिर हवा के ज़रिए जो है हवा वास्ता बनता है उनकी इशाअत के लिए। फिर आगे कान होते हैं, रिसीवर, जो इसको सुनते हैं आवाज़ को। ठोस वास्ते में आवाज़ की इशाअत, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम। ठोस वास्ते में आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, सबसे ज़्यादा होती है। हवा की निस्बत, गैस की निस्बत, मायात की निस्बत ठोस में आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है। आप तजर्बा कर सकते हैं। देखें, ये रेलगाड़ी आ रही है, एक स्टेशन से गुज़र रही है। अगर आप दूसरे स्टेशन पर खड़े हैं जहां ये कुछ देर के बाद पहुंचेगी और फासला 10-15 किलोमीटर का है दो स्टेशनों के दरमियान, तो उस स्टेशन पर खड़े आप रेलवे की जो पटड़ी है उसको कानों के साथ, अपने कानों को पटड़ी के साथ लगाएं तो गाड़ी के आने की आवाज़ आपको सुनाई देगी। वैसे हवा के ज़रिए नहीं सुनाई देगी, पटड़ी के ज़रिए आपको सुनाई देगी। इसका मतलब ये है कि ठोस वास्ते में आवाज़ की रफ्तार हवा की निस्बत या मायात की निस्बत ज़्यादा होती है। किस तरह ये पहुंचती है कि हम जो गाड़ी आती है, गाड़ी के पहिए जो रेलवे की पटड़ी के साथ जो है वो घिसटते हैं, तो घिसते हैं और साथ आवाज़ पैदा होती है थरथराहट से। इसके साथ ही जो रेलवे ट्रैक है, जो पटड़ी है, उसके मालिक्यूल थरथराते हैं और एक मालिक्यूल जो थरथराता है वो अपनी थरथराहट दूसरे मालिक्यूल को मुंतकिल करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस तरह बड़ी तेज़ी के साथ ये थरथराहट आवाज़ को लेकर एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से ठोस वास्ते में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है और ठोस वास्ते में इस अंदाज से आवाज़ की इशाअत होती है। माया वास्ते में आवाज़ की इशाअत, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन लिक्विड मीडियम। मायात में से भी आवाज़ गुजर सकती है। देखें, जितने समंदरी जानवर हैं, आबी जानवर हैं, वो अपनी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं
माया वास्ते के पानी के जरिए से ही मैं पढ़ता हूं, माया वास्ते में आवाज की रफ्तार ठोस वास्ते की निस्बत कम होती है, लेकिन गैस की निस्बत ज्यादा, हवा की निस्बत ज्यादा होती है। एक और तजर्बा, इस तजर्बे से भी हम साबित करेंगे कि पानी में या मायात में से भी आवाज़ आसानी से गुजर जाती है। तालाब के किनारे के करीब पानी में एक घंटी डुबोकर बजाएं। बड़ी सीधी सी बात है, तालाब के किनारे खड़े हों और एक घंटी, वही जिससे आपको छुट्टी होती है स्कूल में, वही पानी में डुबोएं और डुबो कर उसे बजाएं, और कुछ फासले पर इसका डिटेक्टर पानी में डुबोएं। डिटेक्टर का मतलब होता है शनाख्त करने वाला आला, खोज लगाने वाला आला, यानी आवाज़ की शनाख्त करने वाला आला। तो इस आले को घंटी से कुछ फासले पर पानी के अंदर ही डुबोएं, ताकि घंटी की जो आवाज़ आए पानी के अंदर सफ़र करते हुए इस डिटेक्टर तक पहुँचे और ये डिटेक्टर उसको शनाख्त कर ले। और दूसरे दोनों सिरे दोनों कानों से लगाएं, उस डिटेक्टर के, उस आले के दोनों सिरे फिर कानों से लगाएं, आपको घंटी की आवाज़ आएगी। इसका मतलब भी ये है कि पानी में से भी आवाज़ आसानी से गुजर सकती है। ये आला आप देखें, जो डॉक्टर चेक करता है, आपके पेट में लगाता है, तो बाकी दोनों दूसरे दोनों सिरे अपने कानों में लगाता है, तो पेट के अंदर जो आवाज़ उसको आती है, जो हरकत व सकनात होती हैं, उसका इल्म उसे सुनकर पता चल जाता है। आप भी अगर लगाएं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देंगी। तो इसी तरह का आला होता है ये, जो आवाज़ को शनाख्त करता है या उसका खोज लगाता है। पिछली स्लाइडों में हमने पढ़ा कि ठोस में से भी आवाज़ गुजर जाती है, मायात में से भी गुजर जाती है, और गैस का तो हम हर रोज़ तजर्बा करते हैं। हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो गैस से यानी हवा से गुजर कर दूसरे आदमी तक पहुंचती है। तो लेकिन यह है कि ठोस में आवाज़ गुजरने की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है, गैस में उससे कम होती, मायात में उससे कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। यहाँ लिखा भी है, गैस में आवाज़ की इशाअत, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन गैस, गैसी वास्ते या हवा में आवाज़ की रफ्तार सबसे कम होती है। मौज का ग्राफी अंदाज हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम जब बोलते हैं तो हमारी आवाज़ हवा के ज़रिए, हवा के दबाव और खौलाव के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। आप देखें, इसी दबाव और खौलाव को जब हम ग्राफी अंदाज में बयान करते हैं तो फिर ग्राफ खींच देते हैं। आप देखें, जहाँ पे दबाव होता है, जहाँ मालिक्यूल आपको करीब करीब नज़र आ रहे हैं नीले रंग के, वहाँ जहाँ दबाव होता है वहाँ ग्राफ का उभरा हुआ हिस्सा होता है, जिसे फ्राज कहते हैं। अगली हम स्लाइड में पढ़ेंगे कंप्रेशन जहाँ लिखा हुआ है। और जहाँ खौलाव होता है, हवा के मालिक्यूल दूर दूर होते हैं, रेयरफेक्शन लिखा हुआ है, वहाँ नशेब होता है, मौज का निचला हिस्सा होता है। और देखें, दो दबावों के दरमियान आपको नज़र आ रहा है तूले मौज, एक मौज का तयन हमने करना है, मौज की लंबाई मालूम करनी है, तूल मालूम करना है, तो दो दबाव के दरमियान जो फासला है वो तूले मौज कहलाता है। इसी तरह दो खौलाव के दरमियान जो फासला है उसे भी तूले मौज कहते हैं। और यहाँ देखें, एक वस्ती मकाम है इस ग्राफ का, जो ऊपर वाला उभरा हुआ हिस्सा है और नीचे वाला नशेबी हिस्सा है, इसके दरमियान एक वस्ती लकीर है, और वस्ती लकीर से ज़्यादा ऊपर वाला मौज का हिस्सा ये कहलाता है हैता। इहाता जैसे होता है, इहाता से हैता निकला है। इहाता किसी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई को जाहिर करता है, तो यहाँ ये मौज की ऊंचाई को जाहिर करेगा। वस्ती मकाम से मौज कितनी ऊंची है या वस्ती मकाम से मौज कितनी नीची है, इसे अंग्रेज़ी में एम्पलीट्यूड कहते हैं और उर्दू में हम हैता कहते हैं। तो ये इस तरह से जो मौजें हैं आवाज़ की, उनको ग्राफी अंदाज में हम जाहिर कर सकते हैं, जैसे जो सब्ज रंग का ग्राफ इन्हीं दबाव और खौलाव के को जाहिर करते हुए दिखाया गया है। मौज के अज्जाए तरकीबी अब ग्राफी अंदाज ही है, यहाँ पर वाज़े करके लिख दिया गया है।
जो मौज का उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे फराज कहते हैं, अंग्रेजी में क्रेस्ट कहते हैं। नशेबो फराज का लफ्ज़ तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं, ज़िंदगी के नशेबो फराज में ऐसे वक्त तो आते ही हैं। तो फराज उभरा हुआ मौज का हिस्सा और नशेब मौज का ज़ेरी हिस्सा, नशेबी हिस्सा, निचला हिस्सा, अंग्रेजी में ट्रफ कहते हैं। और दो फराजों के दरमियान फासला तूले मौज कहलाता है। दो फराजों के दरमियान फासला तूले मौज, वेव लेंथ, या दो नशेबों के दरमियान भी हम कह सकते हैं। और इसी तरह देखें, जो मौज का वस्ती हिस्सा है उससे ऊपर की तरफ, फराज की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फासला जो है वो हैता कहलाता है। नशेब की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा फासला हैता कहलाएगा, अंग्रेज़ी में एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये मौज के अज्जाए तरकीबी हैं। तअद्दुद, तअद्दुद लफ्ज़ निकला है तादाद से, और ये तादाद और तअद्दुद ये अदद से निकले हैं। अदद का मतलब हिंसा जिसका होता है, अंग्रेज़ी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह सी है कि किसी जगह से कि एक सेकंड में या इकाई वक्त में जितनी मौजों की तादाद गुजरती है उसे तअद्दुद कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई चीज़ एक सेकंड में या इकाई वक्त में जितने चक्कर लगाती है वो उसका तअद्दुद होता है। और कोई किसी नुक्ता से जितनी मौजें निकलती हैं या किसी नुक्ता पर या किसी जगह पर जितनी मौजें पड़ती हैं वो तअद्दुद होता है। तो जहन में रखें कि इसका मतलब तादाद होता है। इकाई वक्त में किसी चीज़ की तादाद तअद्दुद कहलाती है। मैं पढ़ता हूँ, तीन मुख्तलिफ अंदाज से तारीफ़ें लिखी गई है। पहली है इकाई वक्त में किसी नुक्ता या जगह से गुजरने वाली मौजें, और नंबर दो इकाई वक्त में किसी नुक्ता या जगह पर पड़ने वाली मौजें, और नंबर तीन इकाई वक्त में किसी नुक्ता या जगह से निकलने वाली मौजें। किसी भी अंदाज से आप तारीफ़ कर सकते हैं। इकाई वक्त से मुराद है एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक साल वगैरह। तो ये इकाई वक्त होता है। किस मौज का तअद्दुद ज़्यादा है? वट वेव हैज़ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। अब नीचे दो किस्म की मौजें आपको दिखाई गई हैं। बड़ी साफ और वाज़ेह सी बात है। उम्मीद है आप इस शक्ल को, तस्वीर को देख कर बता सकते हैं कि किस मौज का तअद्दुद या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इकाई वक्त में या किसी नुक्ता पर कौन सी मौजें एक सेकंड में ज़्यादा पड़ सकती हैं, या एक नुक्ता से कौन सी मौजें एक सेकंड में ज़्यादा गुजर सकती हैं। किस मौज का हैता ज़्यादा है? वट वेव हैज़ ग्रेटर एम्पलीट्यूड। हैता इहाता से निकला है, मैंने पहले बताया आपको, और ये मौज के वस्ती मकाम से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फासला होता है। तो अब बाकी सवाल का जवाब आपने खुद देना है। दो शाखा कैसे काम करता है? हाउ डज ट्यूनिंग फोर्क वर्क? दो शाखा तजर्बागाह में आवाज़ पैदा करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है दो शाखा कहलाता है। चूँकि इसकी दो शाखें होती हैं और ये आवाज़ पैदा करने का जो अंदाज़ है वो आपको तस्वीर के अंदर दिखाया जा रहा है। और एक तो ऊपर वाली तस्वीर है जो दबाव और खौलाव हवा के मालिक्यूलों में जो हो रहा है वो आपको दिखा रहा है, और तीन तस्वीरें नीचे हैं। और सबसे बाएं तरफ वाली तस्वीर की तरफ आप देखें कि दो शाखा आम हालत में है, दो शाखा अमूमी हालत में है, आम हालत में है। तो चारों तरफ इसके जो मालिक्यूल हैं हवा के वो बराबर की तादाद में फैले हुए हैं। ना फैलाव है, ना खौलाव है, ना दबाव है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इसकी शाखें पीछे हटती हैं, जब इसकी शाखें दाएं बाएं पीछे की तरफ हटती हैं तो साथ वाले जो मालिक्यूल है हवा के वो दब जाते हैं। बीच में मालिक्यूल हवा के दूर दूर हो जाते हैं, बीच में हवा खौलाव पैदा हो जाता है वास्ते में। और जो इसके पर हैं, जो इसकी शाखें हैं, उसके साथ दाएं तरफ मालिक्यूल करीब करीब, जैसे पंखा हम हाथ का पंखा झलते हैं तो जिस तरफ पंखी जाती है तो उसी तरफ हवा के मालिक्यूल इकट्ठे होकर हवा लगती है तो वहाँ दबाव हो जाता है। तो जिस तरफ ये दो शाखें जाएंगी वहाँ दबाव पैदा हो जाएगा। और आगे देखें अगली, जब फिर ये जो शाखें पहले तो खुली थी दूसरी तस्वीर में, अब फिर बंद हो जाएंगी
तो जो करीब हैं, शाखों के करीब खौलाव पैदा हो जाएगा और दबाव फिर दूर दूर रह जाएगा। इस अंदाज से दो शाखे की शाखें जब दाएं बाएं हटती, दूर हटती हैं, तो फिर दबाव पैदा हो जाता है करीब करीब, और जब करीब आती हैं तो खौलाव पैदा होता है। यही दबाव और यही खौलाव फिर हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और आवाज़ का तासुर पैदा करता है। तअद्दुद की इकाई, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तअद्दुद की इकाई हर्ट्ज़ है, HERTZ, हर्ट्ज़। तो इसकी बड़ी आसान तारीफ है, इर्तिआश फी सेकंड, कोई चीज़ एक सेकंड में जितनी दफ़ा हिलती है वो उसका तअद्दुद होगा। तो वही तादाद जो है वो हर्ट्ज़ इकाई उसकी हर्ट्ज़ में ज़ाहिर करेंगे। मसलन कोई चीज़ एक सेकंड में 10 दफ़ा हिलती है, मुर्तश होती है, तो उसका तअद्दुद 10 हर्ट्ज़ होगा। या फिर मौज फी सेकंड, एक सेकंड में कितनी मौजें किसी मकाम से गुजरती हैं, किसी जगह से निकलती हैं, किसी जगह पर पड़ती हैं, तो ये मौजों की तादाद जो है वो हर्ट्ज़ में हम ज़ाहिर करेंगे। या चक्कर फी सेकंड, कोई चीज़ एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उतने हर्ट्ज़ हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी या तादाद। इसी तरह नीचे अंग्रेज़ी में भी मैंने लिख दिया है, हर्ट्ज़ बराबर किसके हुआ, साइकिल पर सेकंड या वेव्स पर सेकंड या वाइब्रेशंस पर सेकंड, थरथराहटें फी सेकंड, वाइब्रेशन। और नीचे है कि 1 किलो हर्ट्ज़ बराबर 1000 हर्ट्ज़ के होता है। याद रख लें, 1 किलो हर्ट्ज़ बराबर 1000 हर्ट्ज़ के, जिस तरह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। या 1000 हर्ट्ज़ को फिर लिख सकते हैं 10 ज़रब 10 की ताकत 3, 1 ज़रब 10 की ताकत 3 हर्ट्ज़। और इसी तरह नीचे लिखा है 1 मेगा हर्ट्ज़ किसके बराबर होता है, तो 1000 ज़रब 1000 यानी 1 लाख, और इसको लिख सकते हैं 1 ज़रब 10 की ताकत 6 हर्ट्ज़। तो ये बड़ी इकाइयां हैं, किलो हर्ट्ज़ और मेगा हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ से बड़ी इकाइयां हैं। आवाज़ की काबिल समात हद, यानी कौन सी आवाज़ सुनी जा सकती है, किस हद में रहने वाली आवाज़ हम सुन सकते हैं। अंग्रेज़ी में ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज हम कहते हैं। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज़ से कम भी नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा भी नहीं सुन सकते। तो ये हद है सुनी जाने वाली या काबिल समात आवाज़ की। इसको मैं और आसान अल्फाज में कहूँगा कि जो मौजें एक सेकंड में 20 से कम मौजें अगर हमारे कान के साथ टकरा रही हैं तो सुनने का एहसास या समात का एहसास नहीं पैदा होगा। या फिर एक सेकंड में 20,000 से ज़्यादा मौजें हमारे कानों के साथ टकरा रही हैं तो तब भी हम नहीं सुन सकेंगे। तो ये सुनने की जो हद है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक है। बालाए सौत तअद्दुदात, बाला का मतलब ऊपर, सौत का मतलब आवाज़, यानी सुनी जाने वाली आवाज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा का तअद्दुद, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज अंग्रेज़ी में कहते हैं। ये ज़्यादा ताकतवर मौजें, ये बहुत ताकतवर मौजें होती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी या इनका तअद्दुद 20,000 हर्ट्ज़ से ज़ायद होता है। यानी एक सेकंड में ये हमारे कान के साथ या किसी भी चीज़ के साथ 20,000 से ज़्यादा मौजें टकराती हैं, या किसी नुक्ता से 20,000 मौजों से ज़्यादा मौजें निकलती हैं, या किसी चीज़ पर 20,000 से ज़्यादा मौजें पड़ती हैं। तो ऐसी मौजों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो तअद्दुद है, उसे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज या बालाए सौत तअद्दुदात कहते हैं। बालाए सौत मौजों का इस्तेमाल, तिब्बी इस्तेमाल, तशख़ीस अमराज के लिए यानी रसौली वगैरह का तयन करना, अंदरूनी अज़ा का अक्स लेना और जिस्मानी नक़ाइस वगैरह मालूम किए जाते हैं। इन अल्ट्रासाउंड जो हम करवाते हैं वो भी जिस्म के अंदर मौजूद नक़ाइस का पता चलाने के लिए यही मौजें इस्तेमाल करते हैं। ये सामने की शक्ल में अल्ट्रासाउंड के जो आलात हैं वो दिखाए गए हैं और साथ ही रिज़ल्ट भी दिखाए गए हैं। तो ये बालाए सौत मौजों का इस्तेमाल है जिनसे ये सारे नक़ाइस मालूम किए जाते हैं। सनती इस्तेमाल, सनतों में इसका इस्तेमाल इन मौजों का भारी मशीनों, टरबाइनों
और जहाज़ों के पुर्जों में खुफिया दरारों की निशानदही के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर दरारें मौजूद हों तो वो मशीन, वो टरबाइन और वो जहाज़ नाकस तस्वर किए जाते हैं, उनमें ख़तरा मौजूद होता है। तो इन ख़तरों को भांपने के लिए, इन दरारों को, इनकी निशानदही के लिए ये मौजें इस्तेमाल की जाती हैं। और दूसरा, इन इनेकासे अमवाज के उसूलों के मुताबिक पाइप लाइनों में माया के रिसाव का पता चलाया जाता है। मुख्तलिफ तेल की पाइप लाइनें हैं या दूसरे मवाद की जो मायात की पाइप लाइनें हैं, उनमें अगर कहीं पे कोई सुराख वगैरह है या कहीं कोई माया रिस रहा है तो यही मौजें डाली जाती हैं और इनेकासे अमवाज वो मौजें मुनक़स होकर वापस आती हैं और बताती हैं कि यहाँ से माया जो है वो रिस रहा है। समंदर की गहराई मालूम करने के लिए बालाए सौत मौजें यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स समंदर की तह से मुनक़स होती हैं। समंदर पर डाली जाती हैं तो तह से टकरा के फिर वापस आ जाती हैं और S बराबर VT के फार्मूले से गहराई मालूम कर ली जाती है। किस तरह के जो मौजों को भेजा जाता है तो मौजें वापस आती हैं, वो फासला मालूम कर लिया जाता है, टाइम मालूम कर लिया जाता है कि कितने वक्त में टकरा के वापस आई थी, और इन मौजों की रफ्तार भी अगर मालूम हो तो S बराबर VT यानी V भी मालूम हो और T भी मालूम हो तो S बराबर VT के फार्मूले से S मालूम यानी फासला मालूम कर लिया जाता है, गहराई मालूम कर ली जाती है। जदीद तहकीक अमरीकी खलाई इदारे नासा में बालाए सौत मौजों को आग बुझाने के लिए इनके इस्तेमाल पर तजर्बात हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यानी ये जो जुमला नीचे लिखा है इसका मतलब बताना है। हम 1035 किलो हर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से मुखातिब हैं। आप अगर रेडियो सुनते हैं तो लाहौर, मुल्तान या BBC, मुल्तान जो बोलता है वो 1035 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी या तअद्दुद पर इसकी आवाज़ आती है। और जब ये कह रहे होते हैं कि हम 1035 किलो हर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से मुखातिब हैं, इसका मतलब ये है कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के जो रेडियो स्टेशन है उसके एंटीने से 1035 किलो हर्ट्ज़ का तअद्दुद निकल कर हमारे रेडियो तक आ रहा होता है। या फिर बाल्फाज़े दीगर 1035 किलो हर्ट्ज़, इसको हर्ट्ज़ में तब्दील करें तो 1000 से ज़रब दे दें यानी 10,35,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के एंटीना से 10,35,000 मौजें एक सेकंड में हमारे रेडियो से टकरा रही हैं। एक सेकंड के अंदर हमारे रेडियो के एंटीने के साथ जो मौजें टकरा रही हैं वो 10,35,000 हैं। तो इस जुमले का मतलब ये है। मौसीकी और शोर, म्यूज़िक एंड नॉइस। खुशगवार आवाज़ें मौसीकी और नागवार आवाज़ें शोर कहलाती हैं। जो आवाज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो मौसीकी में शुमार होती हैं और जो बुरी लगती हैं वो शोर में शुमार होती हैं। और इनकी मौजों में क्या फ़र्क है, देखें बाएं तरफ शोर है। शोर में कभी मौज बुलंद हो जाती है, कभी आहिस्ता हो जाती है, कभी बुलंद कभी आहिस्ता। जैसे आप किसी कारखाने में ठक ठक की आवाज़ आ रही होती है, बुरी लगती है, तो कभी यकदम बुलंद हो जाती है, कभी यकदम नीची हो जाती है। लेकिन जो मौसीकी है, अच्छी लगने वाली आवाज़, उसमें एक ख़ास अंदाज होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती है और आहिस्ता आहिस्ता पस्त होती है और ख़ास वक्फ़ों के बाद उतार चढ़ाव रखती है। तो ऐसी आवाज़ जो है वो मौसीकी होती है। ये दोनों आवाज़ों की जो मौजें हैं उनका फ़र्क आपको सामने नज़र आ रहा है।